बहू ज़रा एक कप चाय तो बना देना। मेरे पुराने मित्र मुझसे मिलने आए हैं और साथ में नमकीन बिस्किट भी रख देना। बहुत दिनों बाद मेरा बचपन का दोस्त आया है। रसोई में चाय के बर्तन को पटकती हुई प्रीली कहती है, पूरा दिन चाय चाय करते रहते हैं, खुद भी तीनों टाइम चाय पीते हैं और घर में अपने दोस्तों को बुलाकर चाय पिलाते रहते हैं। अभी घंटे भर पहले ही बुढ़ा बुढ़िया को चाय बनाकर दी थी और फिर से चाय बनाने की फरमाइश कर दी। मैं तो इन दोनों के लिए चाय बना बनाकर थक गई हूँ। तभी रसोई में पानी लेने के लिए प्रीति का पति मदन आता है और कहता है, क्या हुआ प्रीति, क्यों बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, ज़रा अपने पिताजी को समझाओ, घर में नौकरानी नहीं लगी है जो तीनों टाइम चाय चाहिए। ऊपर से कोई गली मोहल्ले का बैठने आ जाए तो उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दे देते हैं। मुझे नहीं बनाई जाती इतनी चाय, कह दो अपने पिताजी से। प्रीति, अगर तुमसे चाय नहीं बनाई जाती तो तुम माँ से कह दिया करो, वह बना देगी। क्या कह दूँ तुम्हारी माँ से? तुम्हारी माँ जब चाय बनाने जाती हैं तो दूध ही दूध की चाय बना देती हैं, सारा दूध चाय में ही ख़त्म कर देती हैं। फिर मेरे लिए और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचता है। क्या हम दूध सिर्फ चाय के लिए लेते हैं, जो हम फोकट में सबको चाय बना बनाकर पिलाते रहें? और पता है दूध कितना महंगा हो गया है। कल ही दूध वाले ने पूरे 5 बढ़ा दिए हैं। इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी जब देखो तब चाय की फरमाइश कर देते हैं। चाय पानी से नहीं बनती, उसके लिए दूध, चीनी, पत्ती सब चाहिए होता है और इन सबको खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। रसोई के बाहर निर्मला जी बैठी हैं, जो अपने पति के कुर्ते की फटी जेब की सिलाई कर रही हैं। बहू बेटे की बातें उन्हें स्पष्ट सुनाई दी जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वह बीच में बोलेंगे तो अभी बहू ससुर की चाय का सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देगी और फालतू की सुनने का मिलेगी, जबकि इस चाय पर कितनी बार बहस हो चुकी है। चाय की वजह से ही मेरे पति ने अपने पेंशन के पैसे से अलग से अपने लिए 1 लीटर दूध भी कटवा लिया है, लेकिन फिर भी बहू को चाय से पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत है। ना तो खुद बनाती है और ना ही मुझे बनाने देती है। तभी बैठक में बैठे हुए शंकर सिंह जी फिर से अपनी बहू प्रीति को आवाज़ देते हैं, अरे बहू, अभी तक चाय बनी या नहीं बनी? किचन से तेज़ आवाज़ में प्रीति कहती है, ला रही हूँ चाय, बनने में थोड़ा समय लगता है। बहू की तर तड़ा आवाज़ सुनकर शंकर जी समझ जाते हैं कि अभी घंटे भर पहले ही मैंने चाय पी है और फिर से बहू के चाय के लिए बोल दिया है, इसलिए बहू को चाय बनाने में तकलीफ़ हो रही है। फिर वह कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर में बेटा 2 कप चाय बैठक में टेबल पर रख कर जाता है। चाय की प्लेट में सिर्फ चाय ही है, नमकीन बिस्किट बहू ने दिए ही नहीं। लेकिन अब शंकर सिंह जी बहू से कुछ नहीं कहते। मित्र, चाय पियो। वैसे तुम्हारा इस तरफ आना कैसे हुआ? किसी खास काम से आए हो या क्या? हाँ शंकर, मैं अपनी बेटे के लिए लड़की देखने आया हूँ। किसी ने मुझे आपके ही गांव का पता दिया था। फिर मुझे याद आया मेरा दोस्त शंकर भी तो इसी गांव का है, तो सोचा और घर के बारे में जांच पड़ताल भी कर लूँगा और मिल भी लूँगा। या तो तुमने बहुत अच्छा किया अखिलेश, जो तुम मेरे पास आ गए। अब आए हो तो खाना खा पी कर जाना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगा। ससुर जी के खाने की बात सुनकर बहुत तिलमिला जाती है। मैं खाना नहीं बनाने वाली, कान खोल कर सुन लो। माँ जी, अब पिताजी नौकरी नहीं करते, पेंशन आती है, पैसे कम हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद खर्चा भी पिताजी को आधे कर लेने चाहिए। अभी भी वह वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उनको नौकरी की सैलरी आ रही हो। पता नहीं पिताजी कितने खुले हाथ के हैं, लगता है आपने उन्हें कभी रोका ही नहीं है। अगर रोका होता तो आप ऐसा कभी नहीं करते। थोड़ी देर में शंकर सिंह जी अपने मित्र अखिलेश के साथ गांव में लड़की के घर चले जाते हैं। वापस आने के बाद शंकर सिंह जब रसोई में बहू से खाने के लिए कहते हैं तो बेटा चिल्लाते हुए कहता है, क्या पिताजी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। एक तो दिन में 4 चाय पीते हो, 4 बार बर्तन गंदे होते हैं, बर्तनों का ढेर लग जाता है। ऊपर से तुमने अपने दोस्त को खाने के लिए भी कह दिया। क्या ज़रूरत थी उन्हें घर में खाने के लिए बोलने की? जिसके घर गए हैं उसी के इधर खाना खा पी के आते। बताओ, मेरी पत्नी को एक लोग का खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अखिलेश मेरा बचपन का मित्र है, हम दोनों साथ में पढ़े हैं, नौकरी भी साथ में ही ज्वाइन की थी, ही स्कूल में पढ़ाते थे। 3 साल पहले हम दोनों का रिटायरमेंट हो गया तो अपने अपने गांव जाकर बस गए। उसके बाद हमारा मिलना ही ना हुआ। कितने सालों बाद मेरा मित्र घर आया है तो क्या मैं उसे बिना खाना खाए घर से जाने दूंगा? हाँ हाँ, घर में खाना बनाने के लिए आपने नौकरानी लगा रखी है ना, जो दिन भर रसोई में खट रहूं। मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मुझे खाना ना बनाया जाएगा। माँ जी, आज का खाना तुम ही बनाओ। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे बेटा भी चला गया। निर्मला जी यह सब देखकर बड़ी दुखी हो जाती हैं और अपने पति से कहती हैं, अच्छा बताओ खाने में क्या खाओगे? मैं वही आप लोगों के लिए बना लूँगी। निर्मला, तुम्हें जो ठीक लगे वह बना लो। निर्मला जी जब रसोई गई
में गई तो देखा सब्जी के नाम पर फ्रिज में एक लौकी पड़ी है। टमाटर, आलू सब कुछ खत्म है। बहुत देर तक निर्मला जी सोचती रहीं, इतने दिनों बाद मेरे पति के मित्र घर आए हैं, क्या उन्हें मैं लौकी की सब्जी खिलाऊंगी? क्या सोचेंगे वह? अगर बेटे से सब्जी लाने के लिए कहूँगी तो वह नहीं जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोच समझने के बाद निर्मला जी लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बना लेती हैं और साथ में लौकी का रायता भी बना लिया। मीठे में थोड़ी सी खीर बना दी। जब सारा खाना बन गया तो निर्मला जी अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाती है। इधर प्रीति अपने पास की ही दुकान से समोसे ऑर्डर कर लेती है और चुपचाप से बहू बेटे कमरे में बैठकर समोसे खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज ही में लौकी की सब्जी बनने वाली है, जो दोनों को ही पसंद नहीं थी। माँ जी, हम दोनों को भूख नहीं है, आप सबको खाना खिला दो। सभी लोग अपना अपना खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब प्रीति रसोई में गई तो देखती है निर्मला जी ने खाने में लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बनाए हैं और दूध की भी खीर बना ली है। यह देखकर प्रीति भड़क जाती है। वह यह भी नहीं देखती कि बैठक में ससुर जी के मित्र बैठे हुए हैं। रसोई से ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए निर्मला जी से कहने लगती है, माँ जी, तुम्हारे हवाले रसोई कर दूं तो पूरा राशन पानी खत्म कर दूंगी। क्या लौकी की सब्जी नहीं बना सकती थी? कोफ्ते बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतना सारा तेल बर्बाद कर दिया। कोफ्ते सेकने में बूढ़े लोगों को सादा खाना ही सुहाता है। तेल मसाले का खाना खाओगी तो बीमार पड़ जाओगे। पूरा दूध भी खीर में खर्च कर दिया। अब मैं किसकी चाय बनाऊं? दूध आने में पूरे 1 घंटे का समय है, तब तक बिना चाय के बैठना पड़ेगा। बहू ने बड़बड़ा नहीं की आवाज़ सुनकर निर्मला जी रसोई में आई और बहू को हिदायत देती हुई कहती हैं, क्या बहू, थोड़ी धीमी आवाज़ में बात करो, बैठक में मेहमान बैठे हुए हैं। अगर वह सुन लेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसी है हमारे घर की बहू, जो इतना तेज़ सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने लगी। और बहू, क्या हो गया जो मैंने लौकी के कोफ्ते बना लिए? क्या अब रसोई में खाना भी मुझे तुमसे पूछ कर बनाना पड़ेगा? यह रसोई मेरी भी है, तुमसे पहले मैंने इस रसोई में काम किया है। तुम तो अभी 1 साल से ही इस रसोई में काम कर रही हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी निकल गई है इस रसोई में खाना बनाते बनाते। माँ जी, भले ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस रसोई में खाना बनाते हुए निकली हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ इस रसोई में खाना बनाने के लिए, तो सारा खाना मेरे हिसाब से ही बनेगा। जब सारे घर का राशन पानी मैं खर्च करती हूँ तो रसोई भी मेरे हिसाब से ही चलेगी। बहू की बात सुनकर निर्मला जी शांत हो जाती हैं, क्योंकि बैठक में मेहमान हैं। अगर ज़्यादा कुछ कहेंगी तो बात बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन निर्मला जी इतना सोच लेती हैं कि जब मेहमान चले जाएंगे तो वह अपनी बहू को समझाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। शाम को निर्मला जी अपने बहू बेटे से कहती हैं, बेटा, तुम लोगों को हमारी चाय और खाने पीने से बड़ी दिक्कत होने लगी है, जबकि रसोई का सारा राशन पानी पेंशन के पैसे से ही आता है। जितने भी पैसे आते हैं मैं सब बहू के हाथ में रख देती हूँ, और जब से बहू ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली है तब से रसोई में खाने पीने का टोटा ही पड़ने लगा है। हर चीज़ की कमी रहती है और बहू हर चीज़ के खाने पीने पर पाबंदी लगाने लगी है। 6 महीने पहले तक जब राशन पानी का सारा सामान मेरे पति लेकर आते थे तब तो बहू भर भर कर खर्च करती थी, कहीं भी कंजूसी नहीं करती थी। लेकिन अब तो ना रसोई में राशन का सामान रहता है, ना सब्जियां, फल की तो बात दूर। बात सुनते ही प्रीति भड़कते हुए कहती है, तो क्या कहना चाहती हो माँ जी? साफ साफ कहो, क्या सारा राशन पानी मैं खा जाती हूँ? हमने रसोई में ही तो रख देती हूँ, जितना खर्च होता है सब साथ ही करते हैं। हर महीने राशन पानी लेकर आती हूँ। खाने वाले भी तो बहुत लोग हैं, मैं अकेले थोड़ा खाती हूँ। बहू बेटे एक ही राय होकर बोलने लगे तो निर्मला जी चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि बहू बेटे से कुछ कहना अब बेकार ही है। जब भी वह कहने जाती तो दोनों ही उन पर चढ़ चढ़ाने लगते हैं। निर्मला जी बहू बेटे के बदले हुए व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपने कमरे में आकर सोचने लगती हैं कि 6 महीने पहले जब मेरे पति खुद ही राशन का सारा सामान लेकर आते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, तब भी बहू खाने पीने की चीज़ों के लिए झगड़ती रहती थी। कभी रसोई में बादाम खत्म हो गए हों तो कभी काजू खत्म हो गए हैं। 1 किलो काजू बादाम महीने के लगाती थी। फल की टोकरियां भरी ही रहती थीं, अगर थोड़े से फल रह जाएं टोकरी में तो खरीदने के लिए आफत कर देती थी। अगर हम बहू से कुछ कहते कि प्रीति बेटा, थोड़ा सा आराम से खर्च कर लिया कर, अगर घर में कोई चीज़ खत्म हो गई है तो ज़रूरी नहीं हम उसको आज ही के आज ही लाकर लेकर आएँ। कुछ चीज़ें रसोई में ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम 2-4 दिन के लिए टाल भी सकते हैं। माँ जी, तुम्हें पता है मैं रोज़ बादाम भिगोकर खाती हूँ। मेरी माँ मुझे मायके में हमेशा बादाम भिगोकर खिलाती हैं। रात हो गई हो तो अभी जाओ, पड़ोस की दुकान तो रात को 10 बजे भी खुलवा सकते हैं। बहू रात के 10 बजे दुकान खुलवाकर अपने लिए काजू बादाम मंगवा लेती है। पिछली बार जब मायके से आई थी तो रसोई में घी खत्म हो गया था। हालांकि मैंने अपने पति से घी लाने के लिए कह दिया था, लेकिन वह लाना भूल गए। बहू जब रसोई में गई तो घी ना मिलने पर तांडव कर दिया था, तुम लोगों से घर का खर्चा नहीं चलाया जाता, लाओ मुझे 2 पेंशन के पैसे, मैं सारे घर का खर्चा चलाऊंगा। पिताजी को 20,000 पेंशन
के मिलते हैं, इतने में तो घर का राशन पानी बहुत अच्छे से चलेगा। तुम दोनों से घर का खर्चा नहीं चलाया जा रहा है, अब मुझे पैसे दो, मैं चलाऊंगा। शंकर सिंह जी बहू की बातें सुनकर कहते हैं, भगवान एक काम करते हैं, हम अपने पेंशन के पैसे बहू को ही देते हैं। अब चाहे हम खर्च करें या बहू करे, घर का राशन पानी चलना चाहिए। कम से कम हम घर में आराम से रहेंगे। आधी आधी रात को दुकान खुलवाकर सामान तो नहीं लाना पड़ेगा। फिर सारी जिम्मेदारी बहू बेटे की ही होगी। वैसे भी बुढ़ापे पर अब मुझसे इतनी भागा दौड़ी नहीं की जाती। बाजार जाकर सामान लेकर आऊँ, और जब से बेटे की शादी हुई है तब से हर दूसरे दिन बाजार से सामान लेकर आता हूँ, और महीने के लास्ट में मेरे पास पैसे नहीं बचते। इधर प्रीति या सारा कल इसलिए कर रही थी कि पेंशन के सारे पैसे उनके हाथ में आने लगे, फिर वह अपने हिसाब से पैसों को खर्च करेगी। और जैसे ही पैसे बहू के हाथ में आ गए तो 2 महीने में उसने ठीक ठीक से खर्चा चलाया, लेकिन उसके बाद 3,000 में ही वह घर का सारा राशन मंगवाने लगी। इसलिए घर में चीज़ों की कमी होने लगी। कभी नमकीन बिस्किट खत्म हो जाते, तो कभी चीनी खत्म हो जाती, तो कभी चाय पत्ती। रसोई में कभी कुछ ढंग से मिलता ही नहीं। जब भी फ्रिज खोलो तो उसमें 1-2 सब्जियों के अलावा कुछ भी ना दिखाई देता। आलू प्याज भी अब 1-1 किलो ही आते, और आजकल तो प्याज महंगा चल रहा है, तो महीने भर से बहू ने प्याज खरीदा ही नहीं। जबकि हम राशन पानी लाते थे तो चाहे प्याज 100 किलो हो जाए, किलो बिना के बहू सब्जी नहीं बनाती, और आज प्याज 60 किलो का क्या हुआ, बहू ने प्याज लाना ही बंद कर दिया। निर्मला जी को समझ में आ रहा था कि बहू अति से ज़्यादा पेंशन के पैसे बचा रही है और हम लोगों को खाने पीने में इतनी दिक्कत दे रही है। बहुत देर तक निर्मला जी कमरे में बैठी बैठी यही बात सोचती रहती हैं। तभी शंकर सिंह जी कमरे में आते हैं और कहते हैं, अरे भगवान, किस सोच में डूबी हुई हो, ज़रा हमें भी तो बताओ। कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हो। निर्मला, बहुत दिनों से तुमने देसी घी का आटे का हलवा नहीं बनाया, एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा सा आटे का हलवा बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। पति की बात सुनकर निर्मला जी आनाकानी करने लगती हैं, लेकिन उन्हें पता है अगर वह रसोई में हलवा बनाएंगे तो बहू फिर से कुछ ना कुछ कहेगी। बहू की इन सारी बातों की भनक शंकर सिंह को पूरी तरह से नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत वह बहू को समझते थे, लेकिन इतना कुछ घर में कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इसके उन्हें अंदाज़ा नहीं था। जब निर्मला जी रसोई से निकली तो देखा बहू ने अपने लिए और बेटे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। निर्मला जी का पोता हर्ष पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा दादी के लिए लेकर आता है और कहता है, दादी आप पिज़्ज़ा खाओगी, बहुत टेस्टी होता है। नहीं बेटा, तुम खाओ, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। ठीक है दादी, मैं खा लेता हूँ, कहते हुए बेटा आंगन में इधर उधर घूमने लगता है। कमरे से गुंजन हर्ष को आवाज़ लगाती हुई कहती है, हर्ष जल्दी से कमरे में आओ, हमें रेडी होकर मॉल चलना है। कल तुम्हारी मौसी का जन्मदिन है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और उधर ही हम लोग कुछ खा पी कर आएंगे। अगले महीने मेरी भाई की शादी है, तो कुछ शॉपिंग भी करनी है। निर्मला जी को यह सब सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है कि बहू बेटे मेरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोका टोकी करते हैं, लेकिन अपने लिए इतना सारा खर्च करती है तब उसे खर्च दिखाई ही नहीं देता, तो कप चाय में भी उसे खर्च दिखाई देने लगता है। बहू का ऐसा व्यवहार मन ही मन कटोसती रहता है, और वह सोचती हैं कि वह ऐसा क्यों करे जिससे बहू को सही रास्ते पर लाया जा सके। बेटा तो बहू को सही रास्ते पर लाने से रहा, अगर कुछ कहती हूँ तो वह भी बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं बहू को आईना दिखा सकूँ कि वह जो कर रही है वह गलत है। उसे इतना समझ नहीं आ रहा कि हमारे पैसे लेकर ही हमें आंखें दिखा रही है। वह हमें इतना लाचार नहीं बनना चाहिए कि अपने ही पैसों के लिए बहू के आगे हाथ फैलाने पड़े, और बहू हमारे पैसे पर ऐसा करे, घूमे फिरे, अच्छा अच्छा खाए और पार्टी करे, हम कटोरी हलवे के लिए भी इतना सोचना पड़े। पूरी रात निर्मला जी को बहू की यह सारी बात कचोट ही कर रही थी, और उन्हें नींद ना आई। पूरी रात करवटें बदलती रहीं। अब उन्होंने बहू को सबक सिखाने का सोच लिया था, इसीलिए सुबह उठते ही नहा धोकर पूजा की और रसोई में अपने पति के लिए हलवा बनाने के लिए चल पड़ी। कल तक निर्मला जी हलवा बनाने के लिए इतना सोच रही थी, वह बेझिझक रसोई में देसी घी का हलवा बना रही हैं। हालांकि खुशबू पूरे घर में महक जाती है। देसी घी की खुशबू से बहू रसोई में भाग आई और गैस को बंद करते हुए कहती है, माँ जी क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है घी कितना महंगा है और तुम हलवा बना बनाकर खा रही हो। बहू, मैं अपने पति के लिए हलवा बना रही हूँ, उन्हें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और मैं उन्हें हलवा खाने से मना नहीं कर सकती। अगर ससुर जी का कुछ मीठा खाने का मन है तो पीछे डिब्बे में गुड़ रखा है, जाकर गुड़ की एक डली दे दो, माए का स्वाद आ जाएगा। हलवा बनाने की क्या ज़रूरत थी तुमको? तुम्हारे चाय और हलवे के चक्कर में मेरे राशन की 1 महीने की चीनी 20 दिन में ही खत्म हो जाती है। थोड़ा कम खाया पिया करो। लेकिन निर्मला जी बहू की बात नहीं सुनती हैं। उन्हें जितना देसी घी डालकर हलवा बनाना था बना लेती हैं। बहू की एक नहीं सुनी।
इधर बहू गुस्से से तिलमिलाई जा रही है और बार बार कह रही है, आने दो तुम्हारे बेटे को, तब तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। शाम को जब बेटा अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है कि माँ प्रीति क्या कह रही है, तुम घर में मनमानी करने लगी हो। यह सुनते ही निर्मला जी भड़क जाती हैं और गुस्सा होते हुए बेटे से कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए? क्या मनमानी कर रही हूँ मैं? इस घर में बस एक कटोरी हलवा बना लिया तो लौकी के कोफ्ते बना लेने से ही मनमानी हो जाती है। तुम्हारे पत्नी हर हफ्ते मॉल घूमने जाती है, इतना सारा खर्च करती है, हफ्ते में 4 बार बाहर का खाना मंगवाती है, तब तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वह मनमानी कर रही है या फिजूल खर्ची कर रही है? मेरी छोटी छोटी चीज़ों पर ही तुम्हें खर्च दिखाई देता है। कभी अपनी पत्नी के खर्चों पर भी लगाम लगा कर देखो। लेकिन क्या कहूँ तुमसे, तुम तो शादी के बाद एकदम से बीवी के पल्लू से बन गए हो। तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं पेंशन के पैसे बहू को नहीं दूंगी, अपने हिस्से से घर का खर्चा चलाऊंगी। अगर तुम्हें इसमें कोई तकलीफ है तो अपना खर्चा अलग से दे सकते हो, मेरे साथ शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही बहू एकदम से सकपका जाती है। माँ जी, ये क्या बात हुई? अपने पैसे से तो धौंस दिखा रही हो, वापस लेने की। हाँ बहू, जो तुमने समझना है समझो, पर अब तुम्हारी मनमानी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। 6 महीने से देख रही हूँ, हर चीज़ के लिए परेशान करके रखा है। अपने ही घर में ऐसा व्यवहार देख रही हूँ जैसे किसी पराये के घर में रह रही हूँ। और सच में अगले महीने की 5 तारीख भी निकल गई, लेकिन निर्मला जी ने पेंशन के पैसे बहू बेटे को नहीं दिए। जितना भी खाने पीने का सामान लिया वह रसोई में रख दिया और बाकी का कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। कभी ज़रूरत पड़ने पर कोई आ जाए तो हम निकाल देंगे। इस बात पर बहू बेटे नाराज़ हो जाते हैं। दोनों एक ही घर में रहते हुए निर्मला जी से बात नहीं करते हैं। बहू काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। जी ने भी सोच लिया था कि बहू कितने दिन बात नहीं करेगी, आखिर है तो मेरे घर की ही बहू। एक ना एक दिन उसे समझ में आ ही जाएगा कि मैं भी कर रही हूँ, वह उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मैं पैसे लेकर कहाँ जाऊँगी, लेकिन कम से कम उसे इतना तो समझना चाहिए कि हमारे भी कुछ खर्चे हैं, हमारा भी कुछ खाने पीने का मन करता है। हमारे ही पैसे लेकर हम पर पूरी तरह से पाबंदियाँ लगा दी हैं, या उसकी अच्छी आदत नहीं है और बेटे को भी उसकी गलतियाँ नजर नहीं आती। एक दिन निर्मला जी के मायके से उनके भाई भाभी मिलने आते हैं तो प्रीति अपने कमरे से ही नहीं निकलती है। सारा खाना निर्मला जी ही बनाती हैं, लेकिन बहू के कान रसोई की तरफ ही लगे हुए हैं। उसके सास खाने में क्या क्या पकवान बना रही हैं अपने भाई भाभी के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं पीठ पीछे रसोई में अपने मायके वालों से मेरी बुराई कर रही हूँ? तभी निर्मला जी की भाभी कहती हैं, जी जी, तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दी, सुबह से आई। हमारी बहू घर के कामों में हाथ नहीं बटाती है। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू तो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए कह दिया है। आराम मिल जाएगा तो खुद ही वह रसोई में आ जाएगी। सास माँ की यह बात सुनकर प्रीति चौंक जाती है। उसे तो लगता है कि उसकी सास रसोई में अपने माई के बालों से बुराई कर रही होगी, लेकिन वह तो अपनी बहू की तारीफ कर रही हैं, फिर भी बाहर नहीं आती है और ना ही सास के मायके वालों से मिलती है। निर्मला जी बहू के कमरे में जाकर कहती हैं कि आओ मिल लो मेरे भाई भाभी से, तो वह टुक सा जवाब देती है कि तुम ही मिलो अपने मायके वालों से, मुझे नहीं मिलना है, मुझे किसी से नहीं मिलना है। थोड़े दिन बाद प्रीति के मायके वाले उसके भाई भाभी माँ शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर आते हैं, इसलिए वह सुबह से रसोई में खाना बनाने लगी हुई है। हालांकि रात को उसको बहुत तेज़ बुखार था, लेकिन फिर भी अपने मायके वालों के लिए तरह तरह के पकवान बना रही है। मायके वाले के लिए देसी घी की पुड़ियाँ निकालने जा रही है। देखा तो डिब्बे में घी ही नहीं था। अपने पति को कई बार फ़ोन करके कहा, वह व्यस्त थे तो उसका फ़ोन नहीं उठाया। निर्मला जी ने अपने कमरे से घी का डिब्बा लेकर आती हैं और कहती हैं, लो बहू, इसे पुड़िया निकाल लो, चाहे रहने दो, मैं ही पुड़िया निकाल देती हूँ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्रीति को पास की कुर्सी पर बिठाते हुए निर्मला जी कहती हैं, सास के ऐसे व्यवहार को देखकर प्रीति को अंदर ही अंदर गिलानी महसूस हो रही है। थोड़ी ही देर में उसके मायके वाले सभी लोग आ गए, साथ में उनकी माँ भी आई हैं। माँ के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा है, एक कोने में ले जाकर प्रीति के हाथों में थमाते हुए कहती हैं, बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए एक मिठाई का डिब्बा ही ला पाई हूँ। तुम्हें तो पता है घर के सारे खर्चे बहू बेटे ही चलाते हैं, मेरे हाथ में इतना कुछ नहीं बचता। मुझे बड़ी मुश्किल से ये एक मिठाई का डिब्बा मंगवाकर तुम्हारे लिए ला पाई हूँ। अपनी माँ की इस बात सुनकर प्रीति को समझ में आ जाता है कि वह भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है। आज जब उसे अपनी माँ को एक एक पैसे के लिए लाचार देखा तो उसे अपने किए पर बड़ा दुख होने लगा। इधर दूसरी तरफ निर्मला जी बहू के मायके वालों की बहुत अच्छी तरह से अब आओ भगत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहू की तबीयत ठीक नहीं है। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर बार बार प्रीति के मन में यही बात आ रही थी कि जब मेरी सास के मायके वाले आए थे तो मैं अपने कमरे से नहीं निकली थी। मिलने की तो बात दूर, जबकि मेरे सास ने मुझे मिलने के लिए कहा था, लेकिन आज जब मेरे मायके वाले आए हैं तो मेरी सास भाग भाग के काम कर रही हैं, उनकी आओ भगत कर रही हैं। अब प्रीति को ऐसा लग रहा है कि कब उसके मायके वाले जाएँ और अपनी सास के से वह माफ़ी मांगे और बात करे। जैसे ही उसके मायके वाले जाएँ, अपनी सास से वह माफ़ी मांगे और बात करे। जैसे ही उसके मायके वाले सभी लोग वापस गए, वह सास के पास जाकर गले लग जाती है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच में
के सब ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं और रसोई आपकी भी है। अब आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। आप अपने हिसाब से घर का सामान मंगवाइए और अपने हिसाब से खर्च कीजिए। मेरे खर्चों के लिए मेरे पति कमाते हैं, आपको कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और वैसे भी आप दोनों हमारी हर फरमाइश पूरी करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। बहू की आंखों के आंसू को पोंछते हुए निर्मला जी कहती हैं, बहू तुम्हें समझ में आ गया, यह बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें यह बात कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही है, मैं कहाँ लेकर जाऊँगी। चलो कम से कम तुम्हें यह बात समझ तो आई। तभी निर्मला जी का बेटा भी आ गया और सास बहू को गले लगाकर रोते हुए देखता है तो कहता है, क्या हुआ प्रीति, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? इस बात पर प्रीति और निर्मला जी दोनों ही हंस पड़ती हैं और निर्मला जी पास में पड़े हुए डंडे को उठाकर बेटे को लगाते हुए कहती हैं, अब बस तुम्हें सुधारने की बारी है। हम दोनों सास बहुएं तुम्हें जल्दी से सुधार देंगे। इस बात पर दोनों सास बहुएं हंसने लगती हैं।